जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा। घर में इनके 500 के नोटों के बंडल जले हुए मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर जांच भी जांच के दौरान इन्हें दोषी भी पाया और संसद में इनके लिए महाभियोग भी प्रस्ताव लाया गया है। तो जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की पूरी जो कि जानकारी को इस वीडियो में हम कवर करते हैं। एंड अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूज़ की, तो यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके घर में क्योंकि 500 के नोटों के जले हुए बंडल प्राप्त हुए हैं और यह मामला सामने आने पर देश भर में बहुत बड़ा विवाद बन चुका है और यह मामला न्यायपालिका की साख से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये न्यायाधीश थे और देश भर में जो कि सबसे ज़्यादा भरोसा न्यायालय पर ही किया जाता है। और अगर न्यायालय के जो न्यायाधीश है अगर ऐसे कार्य करते हैं तो जनता का विश्वास जो कि कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनके घर में जो कि नोटों के बंडल प्राप्त हुए हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें तो यशवंत वर्मा एक वरिष्ठ जो कि न्यायाधीश थे एंड वो उच्च न्यायपालिका के जज भी थे और ये पद जो कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला होता है। एक आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो और अगर आपके घर में इस तरीके से अवैध पैसे प्राप्त होते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हो सकती है। जजों से जो कि उम्मीद लगाई जाती है कि वो ईमानदार, एक तरीके से जज क्या जो भी सरकारी पद पर हैं या प्राइवेट पद पर हैं, हर एक व्यक्ति से जो कि ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शिता रखता हो। इसीलिए जज से जुड़े कोई भी विवाद बहुत बड़ा विवाद बन जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जज जो कि ऐसे कार्य करता है तो इससे ना क्या होता है कि जनता का जो भरोसा है वो कमज़ोर होता चला जाता है। इस वजह से ये बहुत ही जो इससे जुड़ा जज से जुड़ा हुआ मामला विवादित होता है। घटने की शुरुआत की बात करें तो सूचना में ये मिला था कि जज के घर में जो कि अवैध नकदी है, तो इससे क्या हुआ कि जांच हुई और जब जांच हुई तो वहाँ पर 500 के नोटों के बंडल जो कि मिले जले हुए और कई नोट जले हुए थे। अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से जांच और ज़्यादा बैठा दी और क्या हुआ कि समान स्थिति को देखते हुए असमान स्थिति को देखते हुए और ज़्यादा उन पर शक बनते चला गया। तो इस वजह से जो कि ये पूरी तरह से साबित हो गया कि उनके घर में अवैध मनी मिली है। वही पूरा मामला कैसे सामने आया, तो जांच एजेंसी की सूचना मिली थी कि उनके घर में जांच या तलाशी करो, जिससे कि उनके घर में पता चले कि उनके घर में एक तरीके से नकदी या अवैध नकदी है। तो वहाँ से जो कि बड़ी मात्रा में नकदी मिली है और कुछ नोटें जो कि जली हुई हालत में भी प्राप्त हुई, जिससे और शक उन पर बढ़ा और फिर ऐसा माना गया कि वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी शक के चलते हुए सबूत मिटाने की कोशिश की और इससे और अधिक शक बढ़ता चला गया और फिर इससे जो कि उन पर और अधिक जांचें होना शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक तरीके से जांच के तहत ये संदिग्ध कर दिया है कि इनके घर में जो कि अवैध मनी प्राप्त हुई है एंड जो कि आचरण जो कि न्यायाधीश के पद के खिलाफ था ये, और इसी चलते इन्हें दोषी माना गया और फिर इन पर जो कि दबाव बनाया गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये एक तरीके से दोषी हैं, इस्तीफा कर दिया। तो जांच के बाद जो कि बहुत ज़्यादा दबाव बना, क्योंकि एक न्यायपालिका की छवि इस तरीके से ख़राब होती, एक न्यायाधीश अगर ऐसे कार्य करता है तो लोगों का भरोसा जो कि कमज़ोर होता है। तो इसलिए जस्टिस वर्मा ने जो कि स्वैच्छिक तरीके से इस्तीफ़ा अपने पद से दे दिया। इस्तीफ़ा देकर के उन्होंने आगे की कार्रवाई से बचने की भी कोशिश की, क्योंकि इससे आगे की और अधिक कार्रवाई होती और इससे जो कि और मामला जो कि सामने आता तो और ज़्यादा उनकी बदनामी हो सकती थी और भी उन्हें सज़ा मिल सकती थी। तो इस चलते उन्होंने आगे की जानकारी कार्रवाई को भी रोक दिया और इस्तीफ़ा भी अपने पद से दे दिया। अगर इस्तीफ़ा की बात करें तो जो कि रणनीति या मजबूरी है, तो इस्तीफ़ा देने के पीछे के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि उनके ऊपर सार्वजनिक दबाव बनाया गया, मीडिया ट्रायल हुई एंड अगर देखा जाए तो न्यायपालिका की छवि इससे और अधिक बिगड़ रही थी। तो इस वजह से जो कि उन पर एक तरीके से दबाव बनाया गया। वहीं पर एनालिसिस के तौर पर देखा जाए तो डैमेज जो कि कंट्रोल भी हो सकता है, एक तरीके से इनको एक तरीके से सज़ा के तौर पर कम सज़ा प्राप्त हो या फिर आगे की जो कि सख्त कार्रवाई से बचने के तरीके के तौर पर इस्तीफ़ा दिलाया गया।
तो इस्तीफ़ा इन्होंने इस वजह से दे दिया। तो ये सारे कारण जो कि माने जाते हैं। महाभियोग क्या होता है? तो जज को हटाने का एकमात्र संवैधानिक जो कि तरीका होता है, क्योंकि जज का पद बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है और इससे मतलब कोई ऐसे ही तो हटा नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है, संवैधानिक तरीका होता है, इसमें संविधान में दिया गया है। तो महाभियोग जो कि प्रक्रिया होती है, सांसद में प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें जो कि बहुमत की ज़रूरत होती है। समस्या की बात करें तो प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है, इसलिए बहुत कम मामलों में ये लागू होती है। वहीं पर सिस्टम की कमज़ोरी की बात करें तो जो कि जजों के बीच में जो कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एक तरीके से कोलिजन सिस्टम में पारदर्शिता की कमी भी आ गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जजों की जांच होती है, इसमें जो कि कितनी संपत्ति रखना है, ये सारी चीज़ें। वहीं जजों के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया भी एक तरीके से जटिल है, तो लोग शिकायत भी नहीं करते। रिजल्ट क्या है कि पावर आ जाने से क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी जो कि ये कमज़ोर होती चली जाती है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब है सिस्टम जो कि एक तरीके से कमज़ोर होता चला जाता है। न्यायपालिका पर असर की बात करें तो न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होता है कि जनता का भरोसा जो कि कमज़ोर होता चला जाता है। जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं और ऐसा लगता है कि जो न्याय करने वाला है, अगर वो ही इस तरीके के कार्य करता है तो फिर न्याय पर कौन भरोसा करे। दूसरे जजों की भी एक तरीके से छवि प्रभावित होती है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो इसी तरीके से ये भी मतलब एक तरीके से हम उदाहरण के तौर से देख सकते हैं, एक जज जो कि गलती करता है तो उससे अन्य जजों पर भी प्रभाव पड़ता है। लॉन्ग टर्म जो कि इफेक्ट हो सकते हैं, लोकतंत्र की नींव हिल सकती है, क्योंकि जो न्यायपालिका है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अगर न्यायपालिका में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इससे क्या होगा कि लोकतंत्र जो कि एक तरीके से कमज़ोर होता चला जाएगा। सुधार क्या हो सकता है, तो जुडिशल जो कि अकाउंटेबिलिटी लॉ आना चाहिए, एक तरीके से ऐसा कानून आना चाहिए जिसके तहत जज जो कि एक तरीके से जवाबदेह हों, जजों की संपत्ति की खुलासा हो, शिकायत प्रणाली और आसान होनी चाहिए और एक तरीके से देखा जाए इंडिपेंडेंट जो कि जांच एजेंसी होनी चाहिए, जिसके तहत इनकी जांच भी की जा सके, जिससे ये हो सके कि जो न्याय करने वाला है वो एक तरीके से न्याय करने के मतलब जो कर रहा है तो वो क्या न्याय करने के लायक है या फिर नहीं, या फिर वो मतलब रिश्वत के चलते, इन सब चीज़ों के चलते वो गलत न्याय कर रहा है। तो एक न्यायाधीश से यही उम्मीद की जाती है कि वो एकदम सही से न्याय करे और एक तरीके से लोकतंत्र को भी मजबूत करे। अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं है तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है, जनता का विश्वास भी कमज़ोर होता है। निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मामला है कि इस तरीके की घटनाएं जो कि हर एक सिस्टम में होती हैं, अगर हम देखें तो हर एक विभाग में ऐसा होता है। तो ये एक सिर्फ व्यक्ति पर ही नहीं देखा जा रहा है, ये एक तरीके से पूरे भारत देश की बात है और भारत देश में ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं, न्यायालय पर ना सही तो बहुत सारे सरकारी विभागों पर। अगर सुधार नहीं हुआ तो भरोसा और भी ज़्यादा कम होता चला जाएगा जनता का। तो इससे क्या होगा कि ये विभाग रहेंगे परंतु इन पर जो कि कार्य ना हो, या एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ये अगर विभाग होते भी हैं और इन पर जनता भरोसा नहीं करती तो इन विभागों का क्या मतलब। तो इस वजह से ये भरोसा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक विभाग के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टम में जो भी व्यक्ति है वो एक तरीके से भरोसा बनाए जनता का, और इस तरीके के मामले पर जो कि एक तरीके से जाँच अच्छी से होनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे नियम लाने चाहिए जिससे कि क्या हो कि कोई भी इस तरीके की रिश्वतखोरी या अन्याय जैसे कार्य ना कर सके। तो आज के लिए इतनी वीडियो, और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि जो मतलब इस पर जो कि नए कानून आने चाहिए या फिर नहीं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।